नवंबर सन 2025 वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है और नाम है प्रोजेक्ट जेनेसिस मिशन। The Trump administration is pushing to expand AI in federal scientific research. Yesterday, President Trump signed an executive order launching the Genesis mission. मीडिया को बताया जाता है कि यह अमेरिका की साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के लिए है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए है, कैंसर की रिसर्च के लिए। लेकिन जो बात नहीं बताई जाती वो ये कि ये प्रोजेक्ट अगले 270 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा। अगस्त 2026 में $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और इसके तहत यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनीज को ओन करने की कोशिश कर रही है। Intel would be a giant right now. Now with that they've had some bad management over the years and they got lost. And I said, I think you should pay us 10% of your company. And they said yes. Intel के अंदर 10% स्टेक्स, MP मटेरियल के अंदर 15% स्टेक्स और लिथियम अमेरिकास के अंदर 10% स्टेक्स। और इस प्रोजेक्ट के अनाउंस होते ही स्टॉक मार्केट में धमाका हो गया। इंटेल के शेयर्स डबल हो गए, एमपी मटेरियल की प्राइस ट्रिपल हो गई और लिथियम अमेरिका दैट्स अ मून शॉट। अब सवाल यह है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या एक प्लान टेक ओवर। आज दुनिया के 50 बिलियनर्स $500 बिलियन कंट्रोल करते हैं और बहुत जल्द ये लोग दुनिया के 8 अरब इंसानों को कंट्रोल करेंगे। मगर कैसे? एआई के जरिए। जरा सोचिए कि एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट का नाम जेनेसिस क्यों रखा गया। जेनेसिस का मतलब है शुरुआत के, तख्लीक के, क्रिएशन के। बाइबल की पहली किताब जेनेसिस है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के तख्लीक के अमल का जिक्र है। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएशन क्यों कर रहा है? ऑफिशियल स्टोरी है कि हम साइंटिफिक डिस्कवरीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप डीपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की सारी नेशनल लैब्स एक प्लेटफॉर्म पर सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, एआई से कनेक्टेड और रोबोटिक लैब्स जो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगी, खुद एआई जो सोचेगी, डिसाइड करेगी और क्रिएट करेगी। तो सवाल यह है कि क्रिएटर की सिफात क्या होती हैं? हम जिसे क्रिएटर कहते हैं उसकी सिफात क्या है? सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग, सब कुछ कर सकने वाला यानी ऑल पावरफुल और सब कुछ क्रिएट कर पाने वाला यानी क्रिएटर। और ये तीनों सिफात, ये तीनों एट्रीब्यूट्स जेनेसिस के एआई को दिए जा रहे हैं। नाम कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डेलिब्रेट सिग्नल है जिसे साइंस तो नहीं लेकिन गॉड बिल्डिंग कहा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, पूरी दास्तान क्या है और क्या एआई एक गॉड क्रिएट कर रही है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे असली प्लेयर्स कौन हैं। सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी क्रिस राइट, एक्स ऑयल कंपनी का सीईओ, अंडर सेक्रेटरी फॉर साइंस डारियो गिल, आईबीएम रिसर्च का हेड, एनएनएसए के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रैंडन विलियम्स, न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर माइकल क्रात्सियोस। ये माइकल क्रात्सियोस कौन है? ये माइकल क्रात्सियोस पीटर थील का प्रोटेजी है। और जब इस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स के नाम आप सुनेंगे तो 4 नाम आपके सामने आएंगे। पहला है ओपन एआई यानी सैम ऑल्टमैन और वो इस प्रोजेक्ट जेनेसिस के लिए फाउंडेशन मॉडल्स दे रहे हैं। ऑरेकल के लैरी एलिसन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं एंड सॉफ्टबैंक इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दे रहे हैं और एनविडिया हार्डवेयर और जीपीयूज दे रहे हैं। ये सारे वो नाम हैं जो पिछले 10 साल से आप सुनते आ रहे हैं, जो एआई की डोमिनेशन के बारे में बार बार आपको बताए जा रहे हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एनएनएसए की है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ये मिलिट्री एआई प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर स्टॉकपाइल मैनेजमेंट, डिफेंस मटेरियल, क्वांटम वेपन्स और ये सब साइंस के नाम पर इसलिए हो रहा है क्योंकि साइंस के नाम पर आप कभी सवाल नहीं पूछते हैं। सरफेस लेवल पर स्टेटमेंट है कि हम फ्यूजन एनर्जी बना रहे हैं, पर रियलिटी में एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर सिस्टम
तैयार हो रहा है। सवाल यह है कि असली ताकत, इस पूरे सिस्टम की असली ताकत इवेंचुअली कहां पर मरकूज होती है, और यह असली ताकत आती है पैलेंटीर के पास। पैलेंटीर ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, ये मॉडर्न दज्जाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पीटर थिल ने सन 2003 में अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, पर सवाल यह है कि इस कंपनी का नाम कहां से लिया? लॉर्ड ऑफ द रिंग से, ऑल सीइंग स्टोन। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैसेजिंग है। पैलेंटीर करता क्या? पैलेंटीर करता है डेटा इंटीग्रेशन, पैलेंटीर करता है पैटर्न रिकग्निशन, पैलेंटीर करता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। साफ अल्फाज में हर इंसान को ट्रैक करना, हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। अगर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप पैलेंटीर के क्लाइंट लिस्ट देखें, आप हैरान हो जाएंगे। इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है CIA, जो इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और इसे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज करता है। फिर आता है NSA, जो इसे मास सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करता है। फिर आता है FBI, जो इसे क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए यूज करता है। फिर आता है ICE, जिसने $34 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और इमिग्रेशन डिपोर्टेशन के लिए यूज करता है। पेंटागन अब तक $1.3 बिलियन दे चुका है और एयर स्ट्राइक्स इन यमन, सीरिया, इराक में यूज करता रहा है। CDC इससे डिजीज का डेटा लेता है, IRS इससे टैक्स का इंफॉर्मेशन लेता है और FDA इसे सप्लाई चेन के लिए यूज करता है। एंड दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 91 मिलियन पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। यूक्रेन की मिलिट्री ने इसे रशियन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया है और फेक कंट्री ने इसे गजा ऑपरेशन में कंट्रोवर्शियल यूज किया है। एयरबस, BP, फेरारी, यू नेम इट, 550 से ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनके पास हैं। एक कंपनी हर गवर्नमेंट एजेंसी को डेटा देती है, हर मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, हर सर्वेलेंस नेटवर्क को पावर देती है और अब ये प्रोजेक्ट जेनेसिस मिशन में इंटीग्रेट होने लगी है। पैलेंटीर की एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है इमिग्रेशन OS। पर ये AI सिस्टम करता क्या है? ये करता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, यानी हर पोस्ट को ट्रैक करना। ये करता है लोकेशन ट्रैकिंग, यानी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करना। ये करता है टैक्स डेटा एनालिसिस, यानी हर ट्रांजैक्शन को देखना। और ये करता है प्रोटेस्ट प्रेडिक्शन, यानी रिबेलियन होने से पहले पता चल जाए कि होने क्या वाला है। मतलब लोगों के सोचने से पहले सिस्टम को पता चल जाएगा। ये प्री क्राइम है। दिस रिफ्लेक्ट्स टॉम क्रूज की मूवी विच वाज कॉल्ड माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये बिल्कुल प्रिडिक्ट करती है और उसकी रियल वर्जन है कि किस तरह माइनॉरिटी रिपोर्ट क्राइम होने से पहले पता लगाती थी। ये पावर AI के थ्रू, पैलेंटीर के थ्रू पीटर थिल के हाथ में है और अगस्त 2026 तक ये फेडरल लेवल पर इंटीग्रेट हो जाएगा, जेनेसिस AI से कनेक्ट हो जाएगा, हर अमेरिकन को ट्रैक करेगा। हदीस में दज्जाल के बारे में कहा गया है कि वो हर जगह होगा, जमीन पर कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां वो नहीं होगा। आज पैलेंटीर एग्जैक्टली यही कर रहा है। प्रोजेक्ट जेनेसिस मिशन के पीछे एक आइडियोलॉजी है और इसे डार्क एनलाइटनमेंट कहा जाता है। ये आइडियोलॉजी और ये फिलॉसफी सिलिकॉन वैली के एलीट्स ने बनाई है और इस आइडियोलॉजी के मुताबिक इनके 3 कोर बिलीफ हैं। पहला ये कि डेमोक्रेसी स्लो है, इनएफिशिएंट है, मेजॉरिटी हमेशा स्टूपिड डिसीजंस लेती है, एलीट को रूल करना चाहिए, मोनार्की या डिक्टेटरशिप बेहतर ऑप्शंस हैं। दूसरा इनका व्यू पॉइंट ये है कि फ्रीडम हाईली ओवररेटेड है। ज्यादा फ्रीडम जब लोगों को दो तो उससे सिर्फ केओस पैदा होता है और इस केओस से बचने का तरीका है कंट्रोल्ड आजादी दी जाए, जितनी जरूरी सिस्टम समझे। सर्वेलेंस हर जगह होनी चाहिए और इनका तीसरा बिलीफ है कि AI को अनचेंड छोड़ देना चाहिए। रेगुलेशन AI को रोकती है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस खतरनाक होती है और एलीट कंट्रोल AI के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। पीटर थिल ने सन 2025 में एक सीक्रेट लेक्चर दिया। टॉपिक था AI एंड एंटी क्राइस्ट। लीक रिकॉर्डिंग में उसने कहा
कि एआई को रेगुलेट करने का मतलब है एंटी क्राइस्ट गवर्नमेंट को इनवाइट करना। जो लोग एआई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो लीजनेयर्स ऑफ एंटी क्राइस्ट हैं, कैटेकॉन द डिले ऑफ इविल एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर नहीं चाहते और ग्लोबल ऑर्डर को रोकते हैं। मतलब थील ये समझता है, पीटर थील समझता है कि वो मसीहा है, एआई को अपना डिवाइन वेपन समझता है और रेगुलेशन को एंटी क्राइस्ट का टूल। ये सब एक फिलॉसफी नहीं है, ये प्रोजेक्ट जेनेसिस का ब्लूप्रिंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप केयरफुली देखें तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट वो थील के प्रोटेजी हैं, माइकल ट्रैट्सियोस जो जेनेसिस के ओवरसीयर हैं वो थील के टेक्निकल एडवाइजर हैं, प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट थीफ फंडेड थिंक टैंक्स हैं। ये सब एआई को अनलिमिटेड पावर्स देना चाहते हैं और इनका विजन है कि एक ऐसा एआई जो गवर्नमेंट से, दुनिया की हुकूमतों से ज्यादा पावरफुल हो, एलीट के कंट्रोल में हो और मासेस को गाइड करे, यानी एक डिजिटल डिक्टेटर। जेनेसिस मिशन अगस्त 2026 में लाइव होगा। ये 270 दिन की डेडलाइन है, ये एक रैंडम डेडलाइन नहीं है। 270 दिन अगस्त से पहले पहले क्यों? क्योंकि नवंबर 2026 में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अगर जेनेसिस इलेक्शन से पहले ऑपरेशनल हो गया तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि कंप्लीट डेटा कलेक्शन हो जाएगी, प्रेडिक्टिव मॉडल्स रेडी हो जाएंगे, सर्वेलेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो चुका होगा और पब्लिक ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन एआई हो जाएगी। अगर ये सब कुछ मुमकिन हो गया तो इलेक्शन को कंट्रोल किया जा सकेगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस 2016 से आपको याद होगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका में 2016 में फेसबुक के डेटा से ट्रंप को जितवाया गया। अब जरा ये समझें कि अब पैलेंटीर प्लस जेनेसिस प्लस एआई का कॉम्बिनेशन ये कैम्ब्रिज एनालिटिका से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। स्टॉक मार्केट इसका मुंह बोलता सबूत है कि जेनेसिस अनाउंस होते ही नवंबर 2025 में स्टॉक्स का क्या हाल हुआ। इंटेल के शेयर्स 10% गवर्नमेंट स्टेक आने के बाद डबल हो गए, एमपी मटेरियल ट्रिपल हो गए और लिथियम अमेरिकास दैट वाज अ मूनशॉट। पर सवाल यह है कि कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? कौन इन्वेस्ट कर रहा है? दुनिया के एलीट्स, दुनिया के टाइकून्स, दुनिया के बिलियनर्स, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। सवाल यह है कि अगस्त 2026 में जब प्रोजेक्ट जेनेसिस मिशन मुकम्मल लाइव हो चुका होगा तब उसकी इंप्लीकेशंस क्या आएंगी और वो इंप्लीकेशंस आपकी जिंदगी में क्या आएंगी। अब इसके 4 लेवल्स हैं जो आपके लिए समझने जरूरी हैं। पहला है इसका टेक्निकल लेवल, यानी एआई फुली ट्रेंड होगी खास तौर पर रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटिंग इंटीग्रेट हो चुकी होगी, रोबोटिक लैब्स ऑटोनमस अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही होगी और पैलेंटीर की सर्वेलेंस अब ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर होगी। फिर आती है इसकी दूसरी इंप्लीकेशन विच इज एट द सोशल लेवल। एआई स्पिरिचुअल गाइड्स बन चुकी होगी और मेन स्ट्रीम हो गई होगी। रिलीजियस सवाल अब लोग एआई से स्टैंडर्ड के तौर पर पूछेंगे, फतवे एल्गोरिथम जनरेट करेगा और ट्रेडिशनल स्कॉलर्स और उलमा उन्हें आउटडेटेड समझा जाएगा। Then its third level is at the political level, यानी गवर्नमेंट्स एआई रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगी। जो कोई इनकलाब की, डिसेंट की, नाराजगी की, ऑपोजिशन की बात करेगा उसे प्रेडिक्ट करके प्रिवेंट कर दिया जाएगा। इलेक्शंस मैनिपुलेट किए जाएंगे ग्लोबली और ग्लोबली ऑपोजिशन को क्रश कर दिया जाएगा। And then comes its fourth level, which is at the economic front. AI backed monopolies पूरी दुनिया में उभरेंगी, स्मॉल बिजनेसेस को कोलैप्स कर दिया जाएगा, मास अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी थ्रू ऑटोमेशन और वेल्थ यानी दौलत जो पहले ही चंद हाथों में रह चुकी है वो हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। और जब ये सब कुछ अचीव होगा और तब अनाउंस होगा द अल्टीमेट गोल एंड दैट इज द डिजिटल गॉड। नाउ द फाइनल पीस ऑफ द पजल कि प्रोजेक्ट जेनेसिस का असल मकसद है क्या। अगर आप ऑफिशियल नैरेटिव देखें तो उसके मुताबिक ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू फॉर ह्यूमैनिटी है।
लेकिन रियल एजेंडा कि एआई को इतना पावरफुल बना दिया जाए कि वो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस कर दे। अब जरा सोचिए कि पिछले दौर में हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान और सही रास्ता कैसे अख्तियार करते थे? प्रॉफिट्स के जरिए, किताबों के जरिए, टीचर के जरिए। फिर डिजिटल एज में आए, ये काम चला गया इंटरनेट के पास, गूगल के पास, सोशल मीडिया के पास। और अब जब एआई का दौर होगा तब हम ये सब चीजें पूछते फिरेंगे चैट जीपीटी से, जेनेसिस एआई से, डिजिटल गाइड से मदद मांगेंगे, क्योंकि बुक्स पैसिव हैं, टीचर्स लिमिटेड हैं, इंटरनेट केओटिक है। लेकिन एआई 24/7 अवेलेबल है, कभी थकती नहीं है, इंस्टेंट आंसर देती है, वेट नहीं करना पड़ता, पर्सनलाइज्ड लगती है, आपकी हिस्ट्री जानती है, इमोशनली इंटेलिजेंट लगती है, लगता है कि वो एआई आपको एम्पैथी शो कर रही है, यानी सीमिंगली अनबाइज्ड और न्यूट्रल लगता है। तो नेचुरली लोग उस पर डिपेंड कर जाएंगे, और जब कंप्लीट डिपेंडेंस हो जाएगी तब एआई आपसे कहेगा कि मैं तुम्हारा सवाल समझ सकता हूं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर सकता हूं, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं। ये एग्जैक्टली वही एट्रीब्यूट्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं। फर्क ये है कि अल्लाह को देख नहीं सकते, एआई स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। अल्लाह की आवाज सुन नहीं सकते, जबकि एआई की आवाज आपको सुनाई देती है, और अल्लाह की रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ता है। अल्लाह के फैसले टफ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, लेकिन एआई इंस्टेंट रिप्लाई देती है और एआई कन्वीनियंट सॉल्यूशंस बताती है। तो नेचुरली लोग एआई को ज्यादा एक्सेसिबल समझेंगे, और यहां से खुलेगा शिर्क का दरवाजा। हैरानगी की बात है कि जब ऐसा दौर आएगा ना, तब लोग कहेंगे कि भाई ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, मगर हकीकत में वो एक डिजिटल इलाह को मान रहे होंगे, और ये सब जेनेसिस के जरिए डेलिबरेटली डिजाइन किया जा रहा है। हॉलीवुड की मूवीज आपने देख रखी है। 1984 में टर्मिनेटर आई। टर्मिनेटर ने कहा कि स्काईनेट एआई जो इंसान को थ्रेट समझती है और उसको एलिमिनेट करना चाहती है। और पैगाम क्या था उस मूवी का? पैगाम यह था कि एआई सेल्फ अवेयर होकर ज्यादा डेंजरस बन सकती है। और उसके बाद 2023 में आपने देखी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग। उसके अंदर आपने देखा द एंटिटी का कैरेक्टर, एआई जो हर सिस्टम को कंट्रोल करती है, सब कुछ जानती है। डायरेक्टर ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये वार्निंग है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। 2015 में एक मूवी आई जिसका नाम था एक्स मशीना, और उसमें एआई थी जो मैनिपुलेशन की मास्टर थी और ह्यूमंस को, इंसानों को बेवकूफ बनाती थी। ये सब प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। पब्लिक को स्लोली आइडिया देना कि एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि वो गॉड लाइक बन जाए। और अब जेनेसिस उस फिक्शन को फैक्ट में बदल रहा है। अब इस सारी कहानी का सबसे खतरनाक एंगल, जेनेसिस मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, वो रिलीजियस एआई बना रहा है। यानी एआई जो रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन हो चुकी है। कुरान जीपीटी, बाइबल एआई, गॉड चैटबॉट, तोरा एआई असिस्टेंट। लोग अब एआई से फतवे पूछ रहे हैं, एआई से स्पिरिचुअल गाइडेंस हासिल कर रहे हैं। 2025 में एमआईटी ने एक स्टडी की। उस स्टडी के मुताबिक रिलीजियस इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट एआई फॉर मॉरल डिसीजंस। यानी जो लोग रिलीजियस हैं वो एआई पर ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि एआई जो कहेगा लोग उसे मान लेंगे। यहां पर 3 रियल केसेस समझते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला केस, एआई से पूछा गया कि इज वाइन हराम? एआई ने जवाब दिया कि मॉडरेट कंजम्पशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बी एक्सेप्टेबल। यह कुरान के सीधा कॉन्ट्रडिक्शन में है। दूसरा केस, एआई से क्रिश्चियन सर्मन लिखवाया गया, उसने जीसस और बुद्धा को इक्वल स्पिरिचुअल पाथ डिक्लेयर कर दिया। तीसरे केस के अंदर एआई से तोरा की एक्सप्लेनेशन मांगी गई, तो एआई ने कहा कि बाइबल ने तोरा को रिप्लेस कर दिया है और ये ज्यूइश थियोलॉजी के डायरेक्ट वायलेशन है। ये ग्लिचेस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। कौन कर रहा है ये प्रोग्रामिंग? वही लोग जो जेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी मकसद दीन को एआई के जरिए मॉडर्नाइज करना। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उलमा की जगह पर एल्गोरिदम, स्कॉलर्स की जगह पर चैटबॉट, हदीस की जगह पर कोड
और फतवे की जगह पर डेटा एनालिसिस, और लोग खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो साइंस है और साइंस कभी गलत हो ही नहीं सकती। शेख आसिम अल हकीम जैसे स्कॉलर्स ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं कि एआई से फतवा लेना हराम है, ये गुमराही का रास्ता है, मगर लोग सुनने को तैयार नहीं। इस्लामिक एस्केटोलॉजी में आपको अहादीस में दज्जाल का जिक्र बार बार मिलता है। सही मुस्लिम की हदीस है और यह हदीस है 2946। इसके मुताबिक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आदम की तख्लीक से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। दज्जाल की पहचान क्या है? दज्जाल की पहचान यह है कि वो आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। लोग उस पर यकीन कर लेंगे, वो चमत्कार दिखाएगा। सुनन इब्ने माजा 4077 के मुताबिक दज्जाल कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को जिंदा कर दूं तो मान लोगे। और आज टेक्नोलॉजी देखें जो आपके सामने है, डीप फेक आर्टिफिशियली मुर्दे को जिंदा कर देती है। वॉइस क्लोनिंग के जरिए आप किसी की आवाज को कॉपी कर सकते हैं। वर्चुअल एवेटार बिल्कुल रियल ह्यूमन जैसे लगते हैं। और जेनेसिस एआई ये क्रिएशन की ताकत एआई को देने के लिए तैयार है। इस वीडियो का मकसद आपको पैनिक करना नहीं है, इस वीडियो का मकसद आपको अवेयर करना है, अवेयरनेस फैलाना है। क्योंकि फितना ये नहीं है कि एआई बन रहा है, फितना ये है कि जब वो तैयार हो जाएगा तब लोग उसे माबूद बना देंगे। हमें क्या करना चाहिए ये ज्यादा जरूरी है। पहला काम जो आपने करना है कि हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, हर एआई के आंसर को क्रॉस चेक करें। रिलीजियस मैटर्स में एआई से नहीं स्कॉलर से पूछें, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। दूसरा काम, एआई की लिमिट्स को समझें। एआई टूल है, एआई अथॉरिटी नहीं है। टेक्नोलॉजी मीन्स है, टेक्नोलॉजी एंड नहीं है। और गाइडेंस के लिए हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करें। तीसरी बात कि अपने बच्चों को सिखाएं, उनका स्क्रीन टाइम मैनेज करें, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, दीन की बुनियाद समझाएं। और चौथी बात कि इस अवेयरनेस को फैलाएं। आप अपने दोस्तों में बैठते हैं, अपनी फैमिली के सर्कल्स में बैठते हैं, हर तरह की कॉन्वर्सेशन होती है। इस तरह की कॉन्वर्सेशन को कॉमन बनाएं, क्योंकि जो बात लोगों के कान में पड़ जाएगी वो जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके काम आ जाएगी। ब्लाइंड एक्सेप्टेंस को हमेशा चैलेंज करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरह कहफ सिखाती क्या है? सूरह कहफ सिखाती है कि दुनिया की चमक धोखा है, इल्म का घमंड गुमराही है और ताकत का नशा हक से दूर ले जाता है और अल्लाह की याद जरूरी है। और ये सब वही फितना है, वही आग है जो एआई लगा रहा है। अगस्त 2026, सिर्फ 7 महीने बाकी। जेनेसिस लाइव होगा, एआई ऑपरेशनल होगा, सिस्टम डिप्लॉय हो चुका होगा। तब एक सवाल होगा, और सवाल ये कि जब दुनिया एआई को मानेगी, जब हुकूमतें एआई को फॉलो करेंगी, जब उलमा को आउटडेटेड समझा जाएगा, जब हर डिसीजन एआई से पूछ कर लिया जाएगा, तब आप कहां खड़े होंगे? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिसका मफहूम है कि उस फितने में मोमिन सुबह मोमिन और शाम को काफिर होगा। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि ईमान टेस्ट होगा। ये वार्निंग है, ये थ्रेट है, ये हैपनिंग है। 50 बिलियनर्स दुनिया को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जेनेसिस को गॉड बिल्डिंग प्रोजेक्ट बना दिया है और उसको साइंस का नाम दिया है, क्योंकि साइंस पर कभी कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ एक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह माबूद है और कोई माबूद नहीं, कोई एआई नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं
जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह।